अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम PSC 4 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लेसन नंबर 3 को देखेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो जो है वो अपनी वीडियो को स्किप किए बगैर कंप्लीट देख लें। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल लॉ के एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है वो पढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लॉ क्या होता है। लॉज जो है वो इंसान की सबसे बेस्ट इन्वेंशन है, ठीक है। लॉ का काम सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि हमारी ज़िंदगियों को ऑर्गेनाइज करता है। लॉ हमें राइट्स देता है और इंश्योर करता है कि हम अपने राइट्स पीसफुली इंजॉय कर सकें, ठीक है। राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, ये सब लॉज की वजह से प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा कि डोमेस्टिक लॉ का रियल सब्जेक्ट जो है वो कौन है? इंसान है, ठीक है। अब इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो क्या होता है, देखिए। सोचो दुनिया में कितने कंट्रीज़ हैं, हर कंट्री इंडिपेंडेंट है। तो सवाल है कि कंट्रीज़ के बीच रूल्स कौन बनाता होगा, ठीक है। यहाँ हम आते हैं इंटरनेशनल लॉ पर, ठीक है। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि देखिए हर घर का एक रूल होता है, हर सूबे का, हर शहर का, हर मुल्क का एक रूल होता है। जब सब कंट्रीज़ की बात की जाती है तो उनके रूल्स कौन बनाता होगा, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ वो रूल्स हैं जो स्टेट्स यानी कि कंट्रीज़ के बीच रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं। यानी डोमेस्टिक लॉ लोगों को कंट्रोल करता है, जबकि इंटरनेशनल लॉ कंट्रीज़ को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब मैं एक और आपको जो है वो इम्पोर्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करवाऊंगी यहाँ पर, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब वो एंटिटी इंटरनेशनल लॉ के अंडर राइट्स और ड्यूटीज़ रखती हो, लेकिन सब्जेक्ट बनने के लिए एक कंडीशन होती है। एंटिटी के पास होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ पर्सनैलिटी, ठीक है। इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का सिंपल मतलब यही है कि कोई एंटिटी इंटरनेशनल राइट्स रख सकती हो, इंटरनेशनल ड्यूटीज़ रख सकती हो और इंटरनेशनल लेवल पर एक्ट कर सकती हो। अगर किसी के पास ये एबिलिटी है तो मतलब वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ स्टेट ही सब्जेक्ट्स हैं? तो जो पहले के ज़माने में होता था तो इसका जवाब हाँ होता था कि जी स्टेट ही सब्जेक्ट्स होती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स के लिए था। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में सिचुएशंस जो है वो चेंज हो चुकी हैं। अब इंटरनेशनल लॉ के मल्टीपल सब्जेक्ट्स हो गए हैं, ठीक है। यानी मॉडर्न सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आज के टाइम में इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि स्टेट्स, जैसे कि कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान, चाइना, USA, ये प्राइमरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके पास भी जो है वो राइट्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। ट्रीटीज़ जो है वो साइन कर सकती हैं, इसलिए ये भी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट्स है, ठीक है। वो एरियाज़ जो अभी फुली इंडिपेंडेंट नहीं हुए लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्री इंडिपेंडेंट जो है टेरिटरीज होती हैं। मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में इंसान भी जो है वो सब्जेक्ट बन गया है अब तो। फॉर एग्जांपल वार क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, ठीक है। अब इंडिविजुअल्स को इंटरनेशनल कोर्ट्स पनिश भी कर सकती हैं। ये बहुत बड़ी जो है वो एवोल्यूशंस है इंटरनेशनल लॉ की, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने इनको जो है वो अच्छे से रीड आउट करना है क्विज के लिए। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा है इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट बनने के लिए इंटरनेशनल पर्सनैलिटी ज़रूरी होती है, ठीक है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि स्टेट इंटरनेशनल पर्सनैलिटी कैसे हासिल करता है, ठीक है। कोई भी एरिया सिर्फ लैंड होने से स्टेट नहीं बन सकता। यानी अगर आपके पास ज़मीन है तो उसको जो है वो हम कहते हैं कि ये स्टेट बन गई है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ ने कुछ कंडीशन सेट की हैं जो फुलफिल करना ज़रूरी होता है। इन कंडीशंस को डिफ़ाइन किया गया है मोंटेविडियो कन्वेंशंस 1933 में। ये कन्वेंशंस कहती हैं कि अगर कोई एंटिटी स्टेट बनना चाहती है तो उसमें 4 बेसिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि परमानेंट पॉपुलेशंस, डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। तीसरा गवर्नमेंट, चौथा कैपेसिटी टू इंटर रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, ठीक है। परमानेंट पॉपुलेशंस में क्या होता है कि देखें, जो पहली कंडीशन हमारे पास, स्टेट के पास परमानेंट पॉपुलेशंस होनी चाहिए। वहाँ लोग यानी कि वहाँ पर जो है वो लोग रहने चाहिए, ठीक है। लेकिन लॉ ये नहीं बताता कि कितनी पॉपुलेशन ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग उस टेरिटरी से परमानेंटली लिंक्ड हों, उनको उस जगह का इनहेबिटेंट माना जाए, ठीक है। मतलब टेम्परेरी जो है वो टूरिस्ट पॉपुलेशन नहीं होती, बल्कि परमानेंट रेजिडेंट्स पॉपुलेशंस होते हैं, ठीक है। डिफाइंड टेरिटरी में क्या होता है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास ये कि स्टेट के पास डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। मतलब स्टेट का अपना क्लियर लैंड एरिया होना चाहिए जो उसको नेबर्स से सेपरेट और जो है वो आइडेंटिफेबल
हो, ठीक है। यानी स्टेट की टेरिटरी सिर्फ लैंड नहीं होती, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है लैंड, एयर स्पेस यानी ज़मीन के ऊपर का हवा का जो हिस्सा तो वो, और जो है वो टेरिटोरियल सी यानी कि समंदर का हिस्सा। कोई भी दूसरा कंट्री इस एयर स्पेस या सी को यूज़ नहीं कर सकता बिना किसी परमिशन के। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, ठीक है। गवर्नमेंट में क्या होता है, ये हमारी तीसरी कंडीशन है कि स्टेट के पास गवर्नमेंट होनी चाहिए। यानी गवर्नमेंट का रूल क्या होता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, लाज इंप्लीमेंट करना, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ही ना हो तो स्टेट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कैपेसिटी टू एंटर रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। यानी ये हमारी चौथी कंडीशन है, ठीक है। स्टेट इंडिपेंडेंट होना चाहिए इन फॉरेन अफेयर्स में, मतलब स्टेट खुद जो है वो ट्रीटीज़ साइन कर सके, डिप्लोमेसी कर सके, दूसरे कंट्रीज से रिलेशंस बना सके। अगर कोई टेरिटरी किसी और कंट्री के कंट्रोल में हो तो वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फिर एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस कहेंगे, ठीक है। सो याद रखिएगा, स्टेट क्या होती है, टेरिटरी प्लस पॉपुलेशन प्लस गवर्नमेंट प्लस इंडिपेंडेंस, हमारे पास क्या कहलाएगा, ये स्टेट कहलाएगा, ठीक है। इन सब के मिलने से स्टेट बनती है। ऐसी टेरिटरी जहाँ लोग रहते हों, जहाँ गवर्नमेंट कंट्रोल करती हो और जो फॉरेन मैटर्स में इंडिपेंडेंट हो, वो क्या होते हैं, हमारे पास स्टेट होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने इन सबको अच्छे से रीड आउट करना है, और जो हमारे पास कंडीशंस है, ये इन चारों कंडीशंस के नेम याद रखने हैं आपने, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं। देखिए, हमने पीछे अभी पढ़ा है कि स्टेट्स जो है वो इंटरनेशनल लॉ के मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन स्टेट्स ओनली सब्जेक्ट्स नहीं हैं। मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ में कुछ और जो है वो एंटिटीज़ भी सब्जेक्ट्स बन चुकी हैं। आज हम उनको भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि स्पेशल टेरिटोरियल एंटिटीज़ हैं। कुछ जो है वो टेरिटरीज़ ऐसी होती हैं जो कंप्लीट स्टेट्स नहीं होती, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लॉ में उनको लीगल स्टेट में जो है वो मिल जाता है। ये कैसे होता है, देखिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की वजह से होता है ये, ठीक है। कंट्रीज़ मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि ये टेरिटरी एक स्पेशल इंटरनेशनल स्टेटस रखेगी। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर आ गया, ठीक है। ये फुल इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, लेकिन इसकी यूनिक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको स्पेशल टेरिटोरियल एंटिटी माना जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास गुटानामो बे है। ये जो है क्यूबा में लोकेटेड है, लेकिन कंट्रोल यूएसए के पास है, इसलिए ये भी एक नॉन स्टेट टेरिटोरियल एंटिटी की एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सब्जेक्ट है, यानी कि अब हम देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। ये ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ये खुद से नहीं बनती, ये ट्रीटीज़ के थ्रू क्रिएट होती हैं, ठीक है। मतलब कंट्रीज़ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट बनती है जब उसमें तीन चीज़ें होती हैं, जैसे कि परमानेंट एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स, सेपरेट पावर्स फ्रॉम स्टेट्स, इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस है, हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ठीक है। तो ये आप स्टूडेंट्स, आपने इनको भी अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से इनको जो है वो याद रखना है। देन हम आगे आ जाते हैं। देखिए, क्या कोई स्टेट ख़त्म हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे हो सकती है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक स्टेट का एंड होना दो तरीक़ों से हो सकता है, एक तो इलीगल वे में यानी गैर कानूनी तरीके से, और दूसरा लीगल वे में यानी कि कानूनी तरीके से। इलीगल में कैसे होता है कि अगर कोई पावरफुल कंट्री किसी स्टेट को इलीगल फोर्स से ख़त्म करने की कोशिश करे तो इंटरनेशनल लॉ उस स्टेट को फिर भी स्टेट जो है वो मानता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करता है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी हर नेशन को अपनी आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस का राइट है। अगर कोई स्टेट ज़बरदस्ती ऑक्युपाई हो जाए तो लॉ के नज़दीक वो लीगली एग्जिस्ट करती रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक इराक की जो है वो एग्जांपल दी है, इराक यानी और यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है कि इराक एक स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन कभी कभी डाउट्स होते हैं कि कौन उसको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, कंट्रोल चेंज हो सकता है, लेकिन स्टेट का एग्जिस्टेंस ख़त्म नहीं होता, ठीक है। यानी गवर्नमेंट चेंज डज नॉट इक्वल टू स्टेट ख़त्म, ठीक है। लॉफुल एंड ऑफ अ स्टेट, यानी अब जो दूसरा सिनेरियो हमारे पास है, कोई स्टेट लीगल तरीके से ख़त्म भी हो सकती है। ये दो तरीक़ों से होता है, एक तो वॉलंटरी सबमिशन से, दूसरा मर्जर ऑफ स्टेट से। जब कोई स्टेट खुद अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरी स्टेट की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ले, मतलब खुद डिसाइड करे कि अब इंडिपेंडेंट नहीं रहना, ठीक है। मर्जर ऑफ स्टेट मतलब जब दो या ज़्यादा स्टेट्स मिलकर एक नया स्टेट बनाए, इसको हम क्या कहते हैं,
यूनियन आर मर्जर ऑफ स्टेट, या तो यूनियन कहेंगे या फिर मर्जर ऑफ स्टेट कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यूनाइटेड अरब है हमारे पास, यूएई, पहले एक सिंगल कंट्री नहीं थी ये, पहले वहाँ अलग अलग गुल्फ स्टेट्स थे, ठीक है। फिर उन्होंने मिलकर एक नया कंट्री बनाया यूएई, ठीक है। ये एक लाफुल मर्जर की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट्स आपने अच्छे से इन एग्जाम्पल्स को और इन चीज़ों को याद रखना है अपने जहन में। देन हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास इसका लास्ट जो है वो पॉइंट है। देखिए, आज के टाइम में इंडिविजुअल्स भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स बन चुके हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जो है वो इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स के लिए था, इंडिविजुअल्स को अलग सब्जेक्ट्स नहीं माना जाता था। मतलब अगर कोई क्राइम होता था तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती थी, इंडिविजुअल को डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर पनिश नहीं किया जाता था, ठीक है। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद दुनिया ने बहुत बड़े जो है वो क्राइम्स देखे, वार क्राइम्स, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तब इंटरनेशनल लॉ ने डिसाइड किया कि क्राइम स्टेट नहीं करती, क्राइम इंडिविजुअल करता है, ठीक है। इसलिए अब इंडिविजुअल अपने एक्शंस के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। यानी पहले अगर कोई शख्स जो है वो जुर्म करता था तो उसको जो है वो स्टेट को जो है वो भुगतना पड़ता था, लेकिन अब जो शख्स जो है वो जुर्म करेगा तो वो शख्स जो है वो उसको भुगतेगा, जो है स्टेट उसको नहीं भुगतेगी, ठीक है, उसके जो जुल्म की जो सज़ा है, ठीक है। अब जो है वो इंडिविजुअल्स किन क्राइम्स के लिए लाइबल हैं। आज के टाइम में इंडिविजुअल्स को इंटरनेशनल लेवल पर पनिश किया जा सकता है फॉर क्राइम, वार क्राइम्स, हाईजैकिंग, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जेनोसाइड। मतलब अगर कोई लीडर या जो है वो सोल्जर क्राइम करे तो वो सिर्फ स्टेट के पीछे हाइड नहीं हो सकता, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्स फॉर इंडिविजुअल्स, देखिए इस पर्पज़ के लिए स्पेशल कोर्स बनाए गए हैं। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल फॉर द फॉर्मर यूगोस्लाविया, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा। इन कोर्ट्स ने इंडिविजुअल्स को पनिश किया फॉर वॉर क्राइम्स एंड जेनोसाइड। ये बहुत बड़ा चेंज था इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है। सिर्फ पनिश नहीं, इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल्स को राइट्स भी देता है। कंट्रीज़ मिलकर ट्रीटीज साइन करती हैं जो इंडिविजुअल्स के राइट्स प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दी गई हैं। वियना कन्वेंशंस ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जेनोसाइड कन्वेंशंस, ठीक है। ICCPR, ICESCPR, ठीक है। रिफ्यूज कन्वेंशंस, कन्वेंशंस अगेंस्ट टॉर्चर, कन्वेंशंस ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये सारे जो है वो ये इनकी एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इसमें जो है वो एक तो कन्वेंशंस ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड है, तो ये कब हुआ था, 1945 में पास हुआ था, ठीक है। ये 1966 में पास हुआ था पॉलिटिकल राइट्स वाला। 1996 में जो है वो सोशल एंड कल्चरल राइट्स वाला जो पॉइंट है ये आपका हुआ था। तो ये आपने इनके सन भी याद रखनी है और इनके एग्जाम्पल जो दी हुई सारी याद रखनी है आपने, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने हाईलाइट भी की हुई है ताकि आपको समझ आ जाए क्या चीज़ जो है ये याद करने वाली है। अब इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं रहा। इंटरनेशनल लॉ डील करता है स्टेट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल से। स्टेट के पास फुल इंटरनेशनली पर्सनैलिटी होती है, लेकिन दूसरी एंटिटीज़ को भी स्टेट्स की जो है वो कंसेंट से लीगल पर्सनैलिटी मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ है वो क्या होता है, लॉ ऑफ स्टेट्स एंड लॉ ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।